अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मजाक की ना? वालेकुम अस्सलाम। मेरी अभी आ गई तो आपसे आज सारी रोडें बंद थी, आते हुए फिर बंदर तो सारी पूरी अभी खुल रही है। अभी वो ताज़िया क्या होता है? वो होता है वो भी मेरे अभी ने बताया, मैंने बोला होता है ये बेटा ये छोड़ो आप बस जो हो रहा है आप बस वापस ध्यान दो, आप ध्यान दो, जब तक आप जाओगे तो खुल जाएगा। क्या ये मुझे ये बता सर हमारे अम्मी अबू बताने से इनकार कर रहे हैं। अब आप ताज़ियत नहीं होती, ताज़िया होता है। नहीं मैंने सही बताया था, इसलिए ये एक सिंबॉलिक जो सिंबॉलिक एक कहते हैं ना, है नहीं अहले तशी। हाँ अहले तशी का होता है, और ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है उनका। ये निकालते हैं बाकायदा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जुलूस की सूरत में, और ये निकलता है आखिरी जुलूस जो है ना इमाम हुसैन का जो चहलम होता है, तो उससे पहले उसके सिलसिले में निकलता है। आज वो निकल रहा है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से रोडें ब्लॉक है शायद। तो खत्म हो गया। वैसे तो पहले तो बहुत सुबह निकलता था, चलो जनाब थोड़ा सा तुम लोग आगे बैठो। क्या समझ आया? आगे बैठो, अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट है बच्चा। क्या साइड में कुंकू लगा के दोगे? अच्छा जनाब स्टार्ट करते हैं। आ तो गए स्टूडेंट्स।
जो फिजिकली आने वाले थे मेरे ख्याल में वो भी आ गए मोस्टली, और मुझे लग रहा है एक दो और आएगी। ठीक है टाइम हो गया, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हुए होंगे। हमने लास्ट टॉपिक बिलाल कहाँ तक किया था कंप्लीट, याद है? मेरा ख्याल है ये हो गया था। ये तो ये सर जितना मुझे आ रहा है ना वो मेरा ख्याल है ये नहीं हुआ कैलकुलेट। सर मैं बोल रहा हूँ फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी हो गया। एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी हो गया था। सर मैं बोल रहा था मुझे फीलिंग आ रही है। नहीं अरीबा तो रेगुलर स्टूडेंट है ना, वो तो आती है। अच्छा ये एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैं तेजी से गो थ्रू करता हुआ जा रहा हूँ, जरा इसको देखें जल्दी से। ये भी नहीं हुआ था। चले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वॉइस क्लियर है उनको, इसलिए कि नया सिस्टम इन्होंने यहाँ डिप्लॉय किया है। यस सर। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन है कि इन टू फैक्ट्रीज ए एंड बी इंगेज इन द सेम इंडस्ट्रियल एरिया। फिलहाल हमने ये जो चीज डिसाइड की थी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक से ज्यादा डेटा सेट्स के कंपैरेटिव एनालिसिस में हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू अगर हम इनकी कैलकुलेट करें तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सेम आ जाए और डेटा सेट्स डिफरेंट हो, लेकिन अगर हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसके नतीजे में हमें पता चल जाता है कि दोनों डेटा सेट्स के अंदर कितनी वेरिएशन पाई जाती है। ठीक है, ये कहते हैं कि दो फैक्ट्रीज हैं ए एंड बी इंगेज्ड इन द सेम इंडस्ट्रियल एरिया, द एवरेज वीकली वेजेस इन रुपीज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर फॉलोज। स्टैंडर्ड डेविएशन और जो एवरेज है वो दोनों गिवन है। फैक्ट्री ए का एवरेज है 34.5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, नंबर ऑफ वर्कर्स है 476। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। इसमें देखते हैं हम बी की भी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं इन्होंने। विच फैक्ट्री ए और बी पेज आउट अ लार्ज अमाउंट एज वीकली वेजेस। देखिए असल में वैसे तो क्लियर नज़र आ रहा है कि एवरेज इसका ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स कम है। यहाँ एवरेज भी कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, लेकिन वर्कर ज़्यादा होंगे। तो अब इसका कंपैरिजन करना है आपने। तो ये कहते हैं कि सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि टोटल वेज जो पे हो रही है फैक्ट्री ए से वो N1 ऑफ X1, यानी बेसिकली ये FX है, FX है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू। तो यहाँ ये कहते हैं N1 X1 का एवरेज। तो व्हाट अबाउट N1 476 X1 बार 34.5, तो ये आपके पास टोटल वेज आ गई। ठीक है, टोटल वेजेस पेड बाय द फैक्ट्री ए, टोटल वेजेस पेड बाय द फैक्ट्री बी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये जो टोटल वैल्यूज है यहाँ से तो आपको नजर आ रहा है कि फैक्ट्री ए की जो टोटल वेजेस है वो ज्यादा है, देयरफॉर फैक्ट्री ए पेज आउट लार्जर अमाउंट एज वीकली वेजेस। अब हम मालूम करते हैं इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। ठीक है, जाहिर है दोनों फैक्ट्रीज में वेरिएशन तो है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमें एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा कि किस फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा वेरिएशन ऑब्जर्व हो रही है। तो आपको याद है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, सिग्मा बाय अरिथमेटिक मीन। तो सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक मीन। तो सिग्मा 5 है डिवाइड बाय 34.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 14.49% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है फैक्ट्री ए का। इसी तरह फैक्ट्री बी का आपने कैलकुलेट किया, उसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी, दैट इज 15.79।
आप देख रहे हैं कि वेरिएशन ज्यादा किसकी आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी की एज कंपेयर टू ए इज ग्रेटर, देयरफॉर फैक्ट्री बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान जो वेजेस का वेरिएशन है वो ज़्यादा है फैक्ट्री बी का एज कंपेयर टू फैक्ट्री ए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फाइंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन 5 ईयर, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन 5 ईयर्स इन टू सिटीज आर गिवन बिलो। मेरा ख्याल है सेम क्वेश्चन है, हमें अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। दो प्राइस इन सिटी ए, प्राइस इन सिटी बी, बल्कि पहले के मुकाबले में ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। सर हम मैं बोल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन लेके तो बता सकते हैं किसकी ज्यादा वेरिएशन आ रही है, तो ये कोएफिशिएंट वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो मैं परसेंटेज बता रहे हैं ना, ये देखो। हाँ वो सही है। मतलब हमारा काम क्या है, ये थोड़ी है खाली कि हम ये देख लें कि किसके अंदर ज्यादा। अगर यही डेटा जो तुम है दिया हुआ है, इसको अगर तुम्हें ह्यूज डेटा कर दे, इसको लार्ज डेटा सेट की फॉर्म में दे दे, तो फिर तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज बताएगी ना। आप किसी ले मैन से नंबर्स की फॉर्म में बात नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो 5 आ रही है, उसकी 4 आ रही है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, मुझे तो नहीं पता। आपसे ये कहेंगे कि इतने परसेंट वेरिएशन है, तो परसेंटेज तो एक कॉमन टर्म है ना, वो तो एक लेमैन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ये तो एक स्टैटिस्टिशियन या जो स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहा है वो अंडरस्टैंड करेगा ना। व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जरा जाके मिसाल के तौर पर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं क्या आप परसेंट डिस्काउंट दोगे, अगर 10%, बिल्कुल क्लियर, तो उसका बोलो 10% डिस्काउंट नहीं दो, मुझे एक काम करो तुम मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिहाज से वो कैलकुलेट करके दो, तो क्या कहेगा वो तुम्हें? सही है, वो वही बोलेगा जो तुम अभी बोलना चाह रहे थे। ठीक है जनाब, तो अब देखिए यहाँ सिटी ए का पहले एवरेज कैलकुलेट कर लें, सिटी बी की, सिटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें। जब ये कैलकुलेट हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिल्कुल उसी फार्मूला से जो अभी कैलकुलेट किया, सिटी ए का और फिर सिटी बी का देख लेंगे। दोनों के दरमियान सिटी ए की जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है लेसर आ रही है सिटी बी की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, दैट हैज therefore city A had more stable prices than in city B। वेरिएशन का मैंने जाहिर है उसकी वेरिएशन कम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करें। टेस्ट द वेरिएशन इन द फॉलोइंग 3 commodities having prices in rupees and lifetime in hours। प्राइसेस इन रुपीज एंड लाइफ टाइम्स इन आवर्स। इधर देखो, तुम एकदम से स्ट्रेंज बिहेवियर देने लग गई थी, तो मैंने कहा कि चलो दिखा देती हूँ। एक्स बार किसके बराबर आएगा, समीशन ऑफ एक्स बाय एन। समीशन ऑफ एक्स कितना है तुम्हारे पास 39, एक्स 39 बाय 3। 3 क्यों, जाहिर है नंबर ऑफ वैल्यूज जो गिवन है 3 है, तो दैट इज 30। सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस कैलकुलेट की, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन। दिस इज द सिंपल फार्मूला, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, माइनस ऑफ समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर 16.67। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई आपके पास स्क्वायर रूट लेने के बाद, दैट इज 4.08। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, 31.38। नाउ वी फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अदर वेरिएबल लाइफ इन आवर्स। तो अब उसको तुम y कह दो, सेकंड वाले वेरिएबल y कह दो। y कहने के बाद y बार कैलकुलेट करो, y बार कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। ये देखो हमने y बार कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 13.42। सिंपल, इससे आपको पता चल गया ज्यादा स्टैंडर्ड जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ऊपर पुराने वाले का कितना आ रहा था 31.3। असल में वो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है ना, ये फॉर्मूला तो वही लगाया है, सिर्फ दो फॉर्मूला है ना, तो ये मीन भी निकाल, ये वाला जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें यूज हो रहा है, दोनों में मीन निकाले और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। नहीं तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे।
ठीक है जनाब। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ टाइम इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन प्राइस। दोनों में कंपैरिजन करना था ना, वो लाइफ टाइम का या फिर जो प्राइस है, दोनों में ज़्यादा वेरिएंस किसके अंदर है। तो उन्होंने बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब इसकी इंपॉर्टेंस वाज़ेह हो रही है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। हमें पता चल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही तो बता रहा है ना कि किस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, अच्छा। यहाँ ये कहते हैं टू प्लांट्स वर इंस्टॉल्ड बाय अ सर्टेन टेक्सटाइल मिल। किसी कंपनी में दो अलग अलग प्लांट्स लगाए, कोई प्रोडक्शन का प्लांट होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होगा, कोई किसी चीज़ का होगा। ऑन द सेम डेट एंड वर इन ऑपरेशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन है। देयर फर्स्ट 6 months आउटपुट गिवन एज अंडर, ये दिया हुआ है। कहते हैं स्टेट विच ऑफ द टू प्लांट्स इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, to check the consistency we find the coefficient of variation। चलो कैलकुलेट करो और मालूम करो। स्क्रीन तो शेयर की हुई है मैंने। प्लांट वन की चेक करते हैं, मैंने देखी नहीं। हाँ सर 12.24। प्लांट वन की 40, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कही। हाँ 12.25 और कोफिशिएंट ऑफ, राउंड ऑफ कर लें उसको 49%। नहीं, आप 49 नहीं रही होगी, 48 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। 48.96। ये आपका गलत है।
हाँ सही है, उसको राउंड ऑफ करेंगे ना असल में, बस और कुछ। सर 48.96 लिख सकते हैं। हम आमतौर पे डिस्काउंट कभी इस तरह नहीं देते, या हम वेरिएशन जो है ना अभी हम पहले आंसर कर रहे हैं। आगे भी कर सकते हैं, हम पेपर में। नहीं। बिल्कुल नहीं किया। दूर तक। 10 माइनस 10 कर दो, करीब करीब। जल्दी करने वाले नहीं। इसकी बेटी से मैं बोला था 10 माइनस 10 मैं भी कर लूं, सर कर ले। ये जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें से कोई बताएगा क्या प्लांट 2 की क्या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है? ये समीद अमजद ने बताया। Sir, 28%. हाँ 28%। चलिए जनाब, अब तेजी से गो थ्रू करते हैं। चलिए जनाब, स्टॉप राइटिंग। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कहाँ करते थे? तो भाई इजी सारी पेपर में सिर्फ इजी थोड़ी आएगा, पेपर में हर तरह के। सर ऐसे कर तो सके ना, वो तो हम कर ही नहीं पाते हैं। ये तो सर अभी हम लोग फ्रेश में आए हैं सर, कुछ तो क्या है। सर कोरोना का टाइम पे है। अल्लाह ने, अब तो बेहतरी आ रही है बहुत, अल्लाह ने। गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हैंड ऑन कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में और कुछ तो होता नहीं है सिवाय फार्मूला के अंदर वैल्यूज को प्लग करने के। पेपर पे ऐसे क्वेश्चन आए थे, पता नहीं चलता है। असाइनमेंट तो कोई भी बहुत हो जाता है। गोल्स, अच्छा चलो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको आगे बढ़ते हैं। सर ये फ्रीक्वेंसी वाला था। यार एफ दिया हुआ है, एफ एक्स ही तो कैलकुलेट करना है और एफ एक्स स्क्वायर करना है। आइए जनाब, स्कीनस नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो गया आपका। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट हो गया। ये स्कीनस है क्या क्या? हाँ इतना बड़ा टॉपिक खत्म हुआ है सर। तो क्या मिठाई विठाई मंगा लेंगे? टाइम से पहले हो गया ना। नहीं थोड़ा सा लेट ही हुआ। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं स्कीनेस पर। और स्कीनेस आज जितना हम पढ़ लेंगे कर्टोसिस और स्कीनेस को, वो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ बैठ के आपको दोनों सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स पर हम बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर कैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं।
आपको मैंने दोनों सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए। उसमें कुछ क्वेरीज, हाँ ठीक है सर, मैं जो बोल रहा था बेटा ना, उसमें सब कुछ है। आप अगर SPSS का सॉफ्टवेयर देखेंगी उसमें उसका लाइसेंस नंबर पड़ा हुआ है, रीड मी टेक्स्ट। में तो आ ही नहीं रहा सर। मिनी टैब में ये नहीं करना कि वो लाइसेंस नंबर चाहिए। मिनी टैब में आप ये करेंगे कि वो कहेगा एक्टिवेट, एक्टिवेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप एक्टिवेट को सेलेक्ट करेंगे और फिर हाँ तो एक ऑप्शन है कि स्टार्ट ट्राई फॉर 30 डेज। हाँ, तो ये और एक है एक्टिवेट विद लाइसेंस। एक्टिवेट विद लाइसेंस करेंगे ना, इसके लिए प्रोडक्ट की मांग रहे हैं। तो बेटा दीजिए ना उसके अंदर प्रोडक्ट की। यहाँ आप दिखा देना। हाँ सर, मैं खा लेती हूँ। मैडम यही लिखते आप किसकी मिनी टैब की बात कर रही हैं? जी सर। ये देखिए ना, ये जो क्रैक फाइल है, हैं। इसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है। आपने मिनी टैब में क्या करना है, सुनिए मेरी बात। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप लेके जाएंगे इसको जहां ये सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। यहाँ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये इंस्टॉल हुआ होगा। ये देखिए मिनी टैब इंस्टॉल हुआ होगा, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। आप इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे, आपका मिनी टैब एक्टिवेट हो जाएगा, लाइफ टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? SPS अभी फेसबुक से कोई फाइल निकालनी हो तो तुम जो है वो पूरा फेसबुक खंगाल दोगे। किसी के कमेंट्स करने हो तो 200-300 अच्छा जनाब, अरे यार उन लोगों को तो, बच्चों को तो दिखा दो। सर उनको एक और क्वेश्चन देते जब तक उनके काम करते थे। शेयर कराऊं क्या उससे? हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये मिनी टैब का समझ में आ गया? ठीक है, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे वो भी एक दफा देख लें। मिनी टैब को जब आप इंस्टॉल कर देंगे, क्रैक फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी authentication.dll, इसको कॉपी करेंगे आप, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जहां मिनी टैब इंस्टॉल हुआ होगा वहां ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे, आपका ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसको देख लें, SPSS को देख लें। आपने इंस्टॉलेशन कर दी, सेटअप ये फाइल, अब सुन तो लो, उसमें सेटअप फाइल होगी ना, ये नजर आ रही है सेटअप फाइल, आ गई? वो नहीं है, उसके आगे देखो एप्लीकेशन फाइल कौन सी है, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर दिया। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आखिर में ये लाइसेंस मांगेगा, ठीक है। रीड मी खोलेंगे आप, ये फाइल टेक्स्ट फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल खोलेंगे, ये रही लाइसेंस की, ठीक है। इस लाइसेंस की को उसमें डाल देंगे, ये एक्टिवेट। सिंपल प्रोसेस है यार, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। ये शुरू से एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा, इसकी वजह यह है कि चले जनाब आगे चलते हैं। स्किनर्स कंप्लीट हो या ना हो, नेक्स्ट क्लास में हम बहरहाल सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन देंगे। दोनों सॉफ्टवेयर्स की फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेटा सेट्स प्रोवाइड करूंगा और उसके ऊपर आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होंगी। हम देखेंगे कि वो सारा काम जो हम हैंड ऑन कैलकुलेशन से करते हैं वो काम सॉफ्टवेयर किस तरह सिंगल क्लिक के ऊपर परफॉर्म करेगा। लेकिन चूंकि अब हैंड ऑन कैलकुलेशन आप कर चुके होंगे, उसमें आपको ग्रिप होगी, तो आप उस पूरे प्रोसेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकेंगे, रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकेंगे। कुछ डेटा सेट्स में आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट डाउनलोड करना, और मुख्तलिफ वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ मीट्रोलॉजी की वेबसाइट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट होंगे
ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आप जीडीपी वगैरह का डेटा या जो उनका प्रॉफिट है या इन सारी चीज़ों के डेटा सेट्स को डाउनलोड करेंगे, उसके ऊपर इन सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उससे हम क्लाइमेट का डेटा डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स के ऊपर कैलकुलेशन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करेंगे और दोनों की एक प्रेजेंटेशन आपको मैं दे दूँगा। फिर आपने जाके प्रैक्टिस करनी है। मैं हाँ लैब ले जाता मैं, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए स्टूडेंट है यार, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे तो ये भी तो मैटर करता है ना फिर। मैटर करता है, तो मैं यहीं पर आप लोगों को इसके ऊपर पूरा काम परफॉर्म करवा दूंगा। जो लोग हैं लैब ले जाने में टाइम बहुत ज़ाया होगा मुझे। इसी फ्लोर पे भी है। और सर आप मीटिंग में कितने स्टूडेंट्स आ सकेंगे वहाँ पर? वो बहुत बड़ा लैब है, ज़्यादा लोग चलेंगे ना। चलो एक काम करेंगे, लैब का एक सेशन अरेंज कर लेंगे। हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद लैब का एक सेशन। हाँ, इस तरह से कर लेते। चलिए, हाँ मैंने बोल दिया ना सर। नेक्स्ट क्लास में तो लैब का सेशन होगा ना, फिर लैब सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में तो प्रेजेंटेशन होगी ना, उसके बाद। हाँ, उसके बाद बोल दो। नाम क्या है तुम्हारा? देखो हम ना, बात ये है कि मेरी भी विश तो यही है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ आए, ठीक है, और जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए। इस वक्त IBA भी अलाउ कर रहा है ना कि जितने स्टूडेंट्स आना चाहे वो आ सकते हैं और आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आ रहे स्टूडेंट्स, तो फिर उसको हम तो बेटा बस मसला ये है ना कि इतने इस तरह से जो सीरियस थिंकिंग है ये नहीं करते ना स्टूडेंट, नहीं कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो ये है। चलिए जनाब। हाँ, तुम क्यों मुझे दोनों तरफ से skewness? आइए, the measures of central tendency gives us an estimate of the the measures of central tendency gives us an estimate of the representative value of data। ठीक, क्या चीज बताती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो होती है उसको हमें एक्सप्लेन करती है। सिंगल वैल्यू। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करती है? आइडिया ऑफ द वेरिएशन एंड द वैल्यूज और क्लोजनेस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितना क्लोज है या कितना फार है। डिस्पर्जन बेसिकली उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्क्यूनेस क्या चीज इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट्स द लैक ऑफ सिमेट्री। बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लैक ऑफ सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो मीडियन बिल्कुल वही आएगी, जो मीन होगा, जो मीडियन होगा, जो मॉड होगा। ठीक है, अब अगर ये चेंज हो जाए, इस चीज चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है इसमें कुछ स्क्यूड बिहेवियर आ गया। ये स्क्यूड बिहेवियर कैसा है और कितना है? विच टाइप और हाउ मच? तो अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो तो हम ये कहते हैं ये बात आपको पता है, skewness indicates the lack of symmetry in distribution around some central value, mean, median or mod. Right tail positive skewness, mean greater than median greater than mod। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, if the left tail then negative skewness और mean is mod is greater than median is greater than mean। ठीक है, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम इन बोथ if the both tails of a frequency curve are equal distance पर curve is symmetric और
कर्व अगर सिमेट्रिक है तो कंडीशन देखिएगा क्या बनती है, नो स्क्यूनेस, मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होंगे, दैट इज सी, सी वो कांस्टेंट वैल्यू है जो मीन मीडियन मॉड की होगी। इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, आइए, फॉलोइंग are the measures of skewness. First, Pearson coefficient of skewness. पहला जो पियर्सन, असल में पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी होता है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी होता है। तो कहता है फर्स्ट पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट Pearson's coefficient of skewness. First Pearson's coefficient of skewness. Question में given होगा, you have to find first Pearson's coefficient of skewness. हाँ क्या मैंने सुना नहीं यार, ये तो जैसे हम कहते हैं ना कि न्यूटन, हाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये किसी स्टैटिस्टिशियन का नाम है या क्या है, आई थिंक शायद स्टैटिस्टिशियन का नाम है, लेकिन ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस टेक्निकल टर्म है, लेकिन पियर्सन आई थिंक किसी स्टैटिस्टिशियन का नाम है, ठीक है। ये कहते हैं कि फर्स्ट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको मालूम होना चाहिए, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका आंसर बता गया है, डेविएशंस और स्क्यूनेस बता रहा है। जब तो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट सेकंड में क्या है? ये देखो, जब इसको तुम क्या कह रहे हो राइट स्क्यूनेस और पॉजिटिव कितनी है इसकी उसका मैग्नीट्यूड बताओ, ग्राफ से देख के तो नहीं बता सकते, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला स्पेसिफिकली क्या है? डिफाइन कर रहा है कि कितनी स्क्यूनेस है। और सेकंड वाला स्क्यूनेस वही फर्क है जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अंदर है। क्या फर्क है? दोनों वेरिएंस ही बता रहे हैं ना, लेकिन वो उसको स्टैंडर्डाइज करके बता रहा है। इसी तरह से वो कहता है। दूसरी बात ये कि इसमें एक और चीज समझ लो, वो ये कि जब हम इसको मालूम करते हैं तो कभी आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स गिवन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल जब तुम स्क्यूनेस कैलकुलेट करोगे तो तुम फर्ज करो मीन और मीडियन नहीं दिए हुए, मॉड भी नहीं दिया हुआ, क्वार्टाइल्स दिए हुए, तो फिर तुम थर्ड कोफिशिएंट यानी क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिपेंड ऑन द गिवन पैरामीटर्स, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन पैरामीटर्स, ठीक है। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 इज इक्वल टू m म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। Where mu 3 is called the third movement, where mu 3 is called the third movement about mean and mu 2 is called the second movement about mean. Mu 3 third movement है about mean and mu 2 is called the second movement about mean. The movements about mean, अब वो बता रहे हैं, पहले तो ये समझ लो, थर्ड मूवमेंट mu 3, सेकेंड मूवमेंट mu 2। अब वो कह रहे हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन जो mu 2 और mu 3 है आर ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स। दोनों क्या है? सेंट्रल मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट्स, यानी वही वाली बात ना, सेंटर पॉइंट से कितना पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस आ रहा है। एंड आर कंप्यूटेड एज, कैसे कंप्यूट होगा? mu 2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ f x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। क्या चीज है ये? मीन डेविएशन अबाउट मीन का तो फॉर्मूला है, तो म्यू ठीक है, स्क्यूनेस डिफाइन करेगा ना। अलग-अलग कैसे होगा? तो एक ही फॉर्मूला है। नहीं, तो क्यूब है ना, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है,
टू है ये स्क्वायर। हाँ तो उसमें mu3 और mu2 फर्क है। यही तो बता रहे हैं, स्क्वायर है ये। वो क्यूब करके कैलकुलेट हो रहा है ना। मीन डेविएशन की रिप्रेजेंटेशन है और स्क्वायर करके कैलकुलेट हो रही है और क्यूब करके कैलकुलेट हो रही है, तभी उसको सेकंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि mu2 और mu3 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी है, और वो क्या है, mu2 एंड mu3 में ऑल्सो बी कंप्यूटेड एज द फॉलोइंग रिलेशन। इन सबको नोट करें, नोट करेंगे। mu2 is equal to mu2 bar मतलब डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर, mu3 डैश mu1 डैश mu2 डैश प्लस 2 mu1 डैश का क्यूब। ये फॉर्मूला याद करें, नोट करना पड़ेगा बेटा। mu1 और mu2 तो मैंने बताया ना मूवमेंट्स हैं, ये फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, ये मूवमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस, यानी स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हम मूवमेंट्स चेक करते हैं। मूवमेंट्स क्या है, सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस डेटा पॉइंट्स का। जब वो फर्स्ट होगा यानी सिंपल आपके पास x माइनस एक्स बार होगा तो वो फर्स्ट मूवमेंट होगा, स्क्वायर की फॉर्म में होगा सेकंड मूवमेंट होगा, क्यूब की फॉर्म में होगा थर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि ये जो अभी मैंने आपको बताया मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। mu3 का स्क्वायर, स्क्रीन शेयर है, हाँ, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा और mu2 और mu3 आपको कैलकुलेट करने होंगे। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और फिर थ्योरी भी इसकी अभी हमें स्टडी करनी है। द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, mu1 का बार, mu2 का बार, mu3 का बार, ठीक है, mu3 का बार। अगर ये आप तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं तो बीटा 1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, बीटा 1 बेसिकली, पहले तो समझो बीटा 1 क्या है। बीटा 1 है आपके पास मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन में दे दूं आपको कि फाइंड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फाइंड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपने कहा सर मूवमेंट कोफिशिएंट जो है वो थर्ड मूवमेंट मुझे चाहिए उसके लिए और सेकंड मूवमेंट चाहिए। तो थर्ड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट के फॉर्मूलाज ये बताए हैं, ये देखिए, ये दोनों, ये वाला, ये फॉर्मूला सेकंड मूवमेंट का, ये फॉर्मूला थर्ड मूवमेंट का। आमना ने कहा कि हम इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोज अरीबा ये कह रही है कि नहीं, हम इससे नहीं कैलकुलेट करते, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये भी तो यही फॉर्मूला देगा ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, mu1 का बार कैलकुलेट करना, डैश, सबके डैश कैलकुलेट करने होंगे, mu1 mu2 डैश mu3 डैश, तीनों के फॉर्मूलाज दिए। ये कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, दिस इज सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, दिस इज थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। बीटा 1 है सेम साइन, प्लस और माइनस एज mu3। बीटा 1 का वही साइन होगा जो mu3 का साइन होगा, पॉजिटिव होगा mu3 तो वो भी पॉजिटिव होगा, mu3 नेगेटिव, जी बीटा 1 निकाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम mu3 भी तो निकाल चुके होंगे ना, mu3 तो निकालना होगा ना हमें। mu3 का साइन वेरीफाई करेगा कि यू हैव कैलकुलेटेड द राइट वैल्यू, ठीक है। स्क्यूनेस इज नेगेटिव, स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव है इफ मेजर शोज नेगेटिव रिजल्ट। असल में सारा फतवा देखो आखिर में किस पे आके मिल रहा है, स्क्यूनेस राइट है, लेफ्ट है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट टेल होगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट टेल होगी तो नेगेटिव। लेकिन अभी तक हम ये काम जो कर रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ कर रहे थे। किसकी बेसिस पे कर रहे थे, अब हम ग्राफ नहीं कर रहे, अब हम उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड वैल्यू इन फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट हो, जस्ट ये है असल में। बिलाल देखो, हर दफा हर वक्त इस तरह नहीं करते, ये चीजें समझानी है ना बेटा, कोर्स आउटलाइन में है, आप स्टैट्स पढ़ रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल, नहीं वैल्यू के फॉर्म में। फिर अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी तो कितनी स्क्यूनेस है ना,
राइट पर है तो कितनी स्क्यूनेस है, लेफ्ट पर है तो कितनी स्क्यूनेस है। ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी स्क्यूनेस ज्यादा आएगी, कम जो वैल्यू आएगी इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी इसका मतलब स्क्यूनेस कम है। ठीक है, सर एक और है, अगर नेगेटिव होती है तो लेफ्ट टेल होती है और पॉजिटिव होती है तो राइट। टेल। आइए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें क्या करना है, जाहिर है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फर्स्ट जो वैल्यू वो पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला है मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 0.3144 पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है, राइट टेल ज्यादा है। सेकंड देखते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट पियर्सन, ये वही है मीन मीडियन पहचाना आपने देखा मीडियन गिवन है, सेकंड वाला लगेगा ना, मीन 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो दैट इज 0.8। आगे चलते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जी बेटा। सर इसमें सेकंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल में नहीं किया हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब करना है और कब नहीं करना है? बेटा ऊपर फॉर्मूला गिवन है ना, आप उससे नोट करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपके सामने, देखिए सेकंड फॉर्मूला देखिए, आपका सवाल ये है कि 3 से कब मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है, ये कह रही हैं आप? जी जी। अच्छा, अब देखिए आपसे इनका सवाल, क्वेश्चन समझिएगा इनका, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है अपनी जगह। इसकी वजह ये देखिए ऊपर भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम हो रहा है, इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड हाउ कैन वी डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करेंगे? बेटा यही पूछना चाह रही ना? जी सर जी। तो आप गौर से देखिए क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स गिवन हैं उनको देखते हुए आप डिसाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या था, मीन और मॉड, मीन और मॉड। आपने पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें मीन और मॉड लग रहे थे। सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, मीन और मीडियन। अब इस पर फर्स्ट फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो सकता ना, although you अच्छा ठीक है, ओके। are trying to calculate the coefficient of skewness, लेकिन हमारे पास सेकंड फॉर्मूला वैलिड होगा इसलिए कि मीडियन गिवन है इसके, ठीक है। सही है, ओके। आई थॉट दैट द फार्मूला इज आल्सो सेम। सही है। और पीओ जी दी दोनों में से कोई भी अप्लाई कर, सेम आंसर सेम आंसर थोड़ी आएगा, सेम आंसर आएगा। स्लाइट वेरिएंस आ सकती है, स्लाइट वेरिएंस हो सकती है, नेग्लिजिबल। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्वार्टाइल कोफिशिएंट। अब यहाँ तो मेरे ख्याल में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से हट के उन्होंने क्या कह दिया, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। असल में क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं इसीलिए कि सारे पैरामीटर्स होते किसके गिवन है, क्वार्टाइल्स के। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Q3 Q2 Q1 ये गिवन है। फॉर्मूला ऊपर से देख लेते हैं क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन Q3 प्लस Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Q2 मीडियन, हाँ 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, फुल वैल्यू को माइनस जो भी मीडियन है उस, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हम देखें, मीडियन तो इक्वली 2 पार्ट में ब्रेक कर रही है ना, तो ट्वाइस कर दिया तो इसका अंदर पूरा डेटा सेट आ गया उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर से किसके अंदर से माइनस किया, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के अंदर से, उन दोनों के सम से, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ये क्वार्टाइल का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब आगे ये कहते हैं कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर ये अप्लाई कर दिया, दैट इज -0.2। क्वार्टाइल की बेसिस पर जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किया दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब है लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द राइट टेल, नेगेटिव स्क्यूनेस। सर हम 2 मीडियन माइनस क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यार ये बेसिकली जब हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन यहाँ गिवन नहीं है,
वरना फिर मुझे अब इसके लिए ना फॉर्मूले की डेरिवेशन करानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे रिमाइंड कराना या व्हाट्सएप पर, मैं तुम्हें वो डेरिवेशन पर दिखा दूंगा जिससे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है पूरा ना। ऐसे तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन है क्वार्टाइल डिफरेंस के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इस फैक्टर के। ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर, तुम अगर इसको और अंडरस्टैंड करना चाहो ना तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, और एक कोई सी भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, यानी ड्रॉ कर लो ग्राफ, और उस पर क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 मार्क करो, और फिर उनको माइनस करके और प्लस करके देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये फॉर्मूला ले रहे हैं। अदरवाइज हमें डेरिवेशन करानी होगी इसकी। तो असल में डेरिवेशन यहाँ इंक्लूड नहीं है कि हम डेरिवेशन भी अटेम्प्ट करें, लेकिन लॉजिकल तरीका यही है कि अगर आप जो बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है ना कि सर मुझे ये जरा एक्सप्लेन कर दें, तो मैं उसको फिलहाल तो लॉजिकल ओरली तो यही बता सकता हूँ। ओरली तो मैं उसको यही बता सकता हूँ कि बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ क्वार्टर, 2 का मतलब 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस कर दे, किसमें से, फर्स्ट और थर्ड के एडिशन में से। लेकिन जब मैं इसको डेरिवेशन कराऊंगा तो फिर ग्राफ ले लेके और उस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसमें आप मुझे याद दिला दीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट वही है, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीनेस फ्रॉम द डेटा, ये वही चीज है। ठीक है, साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स और एफ रख के आपने एफ एक्स कैलकुलेट किया, एफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया। ठीक है, एक्स एफ एक्स स्क्वायर, एक्स बार कैलकुलेट किया, दैट इज समीशन ऑफ एफ एक्स बाय एफ, दिस इज 4.35, और मॉड कैलकुलेट किया, दैट इज 5। ठीक है, उसने कहा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया आपने, मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज -0.49। तो स्कीनेस जो कोफिशिएंट ऑफ स्कीनेस आ रहा है वो -0.49, अच्छी खासी, मतलब एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव स्कीनेस इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गिवन। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए, moderately skewed distribution है retail prices for women's shoes, it is found that the mean दिया हुआ है, median दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद है ना, Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तुम्हें असल में इन फॉर्मूला, इन पैरामीटर्स को, जो गिवन पैरामीटर्स हैं, यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी। राइट आंसर वेरीफाई करते हैं। अरे फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, 2.25 कोफिशिएंट ऑफ स्टूडेंट्स आ रही है। एक्सपीरियंस बताइए। इतना भी कुछ नहीं। मैंने डिवीजन निकाले
मैंने कहा था ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे. स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 आ गया. और 20% लिखो. 20 divided by 100 लिखी ना, percent हटा. 20 multiplied by 20. पहला 100 into 100 नहीं हो रहा. नहीं, जब उसमें लो percentage पड़ रहा है. ये परसेंट बचता है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया. फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं गिवन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सिग्मा अपॉन एक्स बार गिवन है. ठीक है. एंड कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी गिवन है 0.2. कहता है क्या, फाइंड द मॉड एंड मीडियन. मालूम करो मॉड और मीडियन. अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तुमने रखा सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. मीन गिवन है, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी. मीन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी गिवन है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी. आ गई. वंस यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला तुमने रखा 0.2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, नहीं इसमें मीन गिवन है हमारे पास, मीन गिवन है. अच्छा मीन गिवन, 25 आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गई ना. अब पहले ये सोचते हैं कि हमें मीन और मीडियन जो निकालना है, मॉड और मीडियन जो निकालना है, ये किस फॉर्मूले से निकलना चाहिए. तो दोनों पकड़े तो स्टैंडर्ड डेविएशन. दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे. हाँ, दोनों फॉर्मूले. मीन वाला एक से मोड आएगा, एक से मीडियन है. नहीं, दोनों कंबाइंड सॉल्व होंगे. सर कैसे होगा ये सर्किट का? नहीं सर, एक ही है. तो जरूरी नहीं है. मीडियन 93 और नहीं मोड आ रहा है. हम मोड 93 है. मैं सोचूं मीडियन आ रहा है. कि दिया और ये फर्स्ट वाला दिया है, सेकंड वाला दिया मीडियम तो दिया है ना. है. मीडियन नहीं ना, नहीं दिया ना. मॉड और मीडियन कैलकुलेट करना है. दोनों निकाल दिए. नहीं दिया, मीडियम नहीं दिया. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अरे सही है ना, फर्स्ट फॉर्मूले से तो आ जाएगा ना मॉड. और यहाँ कोई भी एक भी डाल दे तो एक चीज आ जाएगी. मॉड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले से. फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है फर्स्ट फॉर्मूले से मीन माइनस मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन डाल देंगे और ये मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सर मीडियन आ रहा है 97.7. 97.67 हाँ मीडियन नहीं. और मॉड आ रहा है आपके पास 93. सर इसलिए ये मॉडल निकाला. मैं तुम्हें कंटिन्यूस कांटेक्ट कर रहा था, फोन तुम्हारा. सिग्नल नहीं आ रहा है. अच्छा, तो मेरे तो आई नहीं फोन पे तो हाँ सर ये यूज है. ठीक है जनाब, ये कैलकुलेट हो गया मेरे ख्याल में. आगे चलते हैं. ये टेबल गिवन है, इसकी राइट कैलकुलेशन कर लो. टेबल गिवन है, टेबल गिवन है, बस सिर्फ ये देख लो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करें. What is the student
कॉर्डेट वाला नहीं बात ये वही का कॉर्डेट को वही तो बोल रहा वो है बस नंबर डिबेट और वो मुझे पता नहीं हो गई आगे पता ही नहीं क्या संडे मंडे स्टोरी के देखना होता है ना हाँ वो तो मैं समझ गई वो दिखाई है हाँ अच्छा बस अभी
तभी तो 0 आ रहा है। चलो यार अब एक जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं इसको। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और ये काफी लेंथी कैलकुलेशन है यार। सर ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। 0.26 0 में करीब करीब 0 आ रहा था। 0.26 आंसर आ रहा है। किसी ने वेरीफाई किया? यहाँ तक पहुंचे नहीं थे क्या? हाँ, सर करीब करीब। नहीं, 0 पे थे। 0 आ रहा था हमारा। सर ये आपका सर ये आगे बैठेगा सवाल है। वो ब्रेक में तो निकाले बैठे 1.27 पूछ रहा था। अरे वाह और ऐसा नाम है नहीं समीर है भाई ये मेरा दोस्त। अरे सर ने अपलोड किया होगा वहां से। नहीं किसी ने नहीं किया कैलकुलेट, सब ऐसी मजाक कर रहे हैं। सर बोले मैंने खुद ने कभी नहीं किया, बच्चे ने किया। चले जनाब, इसको मैं चाह रहा हूँ ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए ना। ठीक है सर ये देखने के जीता लग रहा है सर वाला। सर ये देख यार मैं अपने नीचे लाती हूं। सर ये आप स्लाइड्स अपलोड करते हैं फिर हम इसको देख लेंगे जरा। देख नहीं यार, ये एक क्लास और खाएगा। सर देखिए सर ये देखे तो सर ये कैसी कैलकुलेशन है। सर ये चाइनीज है। एक क्लास में ये और एक मिनट मेरी बात सुनो। एक क्लास में सी प्रैक्टिस क्लास में रेगुलेशन है ना। सुनो यार, एक ये बिलाल, एक तो रिमेनिंग जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए वो मुझे कंप्लीट कराने, और उसके बाद ना ये एक हैंडआउट है, लेक्चर नोट्स है एक तरह से, और ये लेक्चर नोट्स में हम पूरी डिटेल नहीं देखेंगे, ये अब समरी है पूरी उसकी, मैं समझा देता हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है। वो समरी तो मैंने मतलब वो तो मैंने थ्योरी तो सारी शेयर की हुई है, लेकिन ये कंप्लीट क्रेसेंट यूनिवर्सिटी का एक मैंने हैंडआउट निकाला था, उसमें जो काम हमने किया है आओ देख, एक तेजी से गो थ्रू करते हुए जाते हैं। सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, प्राइमरी डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। नहीं ये सर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको? मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करा दूंगा है मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं ना, थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा मूवमेंट और स्क्यूनेस वगैरह के, कर्टोसिस मूवमेंट और स्क्यूनेस के, और फिर यहाँ से मुझे इसको अटेम्प्ट कराना होगा। ये देखिए ये सारी समरी है, आप इस पूरे लेक्चर हैंडआउट को अगर कंप्लीट कर लेना तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको कुछ भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये चीज अगर आप अटेम्प्ट कर लें तो पूरी इसके अंदर समअप कर दिया पूरे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो खाली ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाला मेजर ऑफ हिस्ट्री। सर आप ये हैंडआउट एलएमएस पे डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना। नहीं ये अभी डाल देंगे हम, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये आज ही डाल दूंगा। मुझे 4 बजे कोई याद दिलाएगा? 4 बजे एक रिमाइंडर दे देना, ठीक है 4 बजे। आज 4 बजे। वो सिर्फ रिमाइंडर इसलिए दे देना कि 4 बजे मैं लैपटॉप पे बैठ के काम शुरू करता हूँ। जी सर ग्रुप में बताओ। सर ये है ऑलरेडी अपलोडेड, जी बेटा ये ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। वो देखा था लेकिन वो बिल्कुल ऐसी है। मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, वो अपलोडेड है, ये वाला नहीं है। सर बिल्कुल यही और यही इसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी वाला है। कभी मैंने देखा बिल्कुल यही था। मतलब कल तो मेरा स्कूल था। अच्छी बात है। एक क्लास और लगेगी अभी मूवमेंट और कर्टोसिस वगैरह में, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट क्लास में आप ये वाला नहीं कराएंगे? ओके क्लास, ठीक है। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये आपने डाला हुआ है एलएमएस पे। ये डाला हाँ सर। नहीं, हम ना तुम्हें